इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के कार्य और शक्तियां। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है। तो जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, प्रथम सदन होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। इसी प्रकार जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं, राज्यों के विधानमंडल होते हैं उनमें भी दो सदन होते हैं। पहला सदन होता है विधानसभा, विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद। तो जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर संसद में लोकसभा होती है उसकी जगह राज्य में कौन होता है? विधानसभा होती है। और संसद में जिस प्रकार राज्यसभा होती है उसी प्रकार विधानमंडल में विधान परिषद पाई जाती है। तो इस प्रकार विधानमंडल के यानी कि राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, प्रथम सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद। लेकिन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं पाई जाती है। विधानसभा तो प्रत्येक विधानमंडल में पाई जाती है लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में नहीं होती है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही पाई जाती है। विधानसभा तो प्रत्येक राज्य की विधानमंडल में होती है लेकिन विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही पाई जाती है। विधान परिषद का निर्माण करना संसद का कार्य होता है, यानी कि किस राज्य में विधान परिषद होगी इसका निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां। तो विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियों में सबसे पहला कार्य है, यह सबसे पहली शक्ति है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां या फिर इसको बोल सकते हैं कानून निर्माण करने की शक्ति। तो जो राज्य का विधानमंडल होता है उसका सबसे प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। कानूनों का निर्माण करना या फिर विधि निर्माण करना होता है। जो राज्य का विधानमंडल होता है वह राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। जो विधानमंडल होता है वह राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। अब देखते हैं कि राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो जो यदि हमें कोई साधारण विधि बनानी है या कोई साधारण कानून बनाना है, साधारण कानून बनाना है तो इसके लिए एक साधारण विधेयक तैयार किया जाता है। साधारण विधेयक तैयार किया जाता है। अब जो ये साधारण विधेयक तैयार किया जाता है यह जो विधानमंडल है उसके किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है या पहले पेश किया जा सकता है। जो ये साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, यह विधानमंडल के किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। अब मान लो सबसे पहले यह साधारण विधेयक विधानसभा में आता है। माना कि जो साधारण विधेयक है वह सबसे पहले विधानसभा में आता है, तो जब विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देगी तो उसके बाद यह विधेयक कहाँ जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा। और जब यह विधेयक विधान परिषद से भी पारित हो जाएगा तो उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल जब इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। अब मान लो सबसे पहले कहाँ आया? विधानसभा के पास आया और फिर कहाँ गया? विधान परिषद के पास गया। और यदि विधान परिषद ने भी पारित कर दिया तो राज्यपाल के पास कानून बनने के लिए चला जाएगा। लेकिन यदि मान लो सबसे पहले विधेयक विधानसभा में आया और उसके बाद कहाँ गया? विधान परिषद में गया और विधान परिषद उस विधेयक को पारित नहीं करती है तो वह अधिकतम 3 महीने की देरी कर सकती है। यदि
3 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद विधेयक को पारित कर देती है तो विधेयक फिर राज्यपाल के पास हस्ताक्षर होने के लिए चला जाएगा। लेकिन यदि विधान परिषद उस विधेयक को पारित नहीं करती है तो वह अधिकतम 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। अगर फिर से विधानसभा उसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेज देती है तो इस बार विधान परिषद 1 महीने की देरी कर सकती है, यानी कि उस विधेयक को विधान परिषद अपने पास 1 महीने के लिए रख सकती है। उसके बाद विधेयक विधान परिषद से पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर विधान परिषद अधिकतम 4 महीने की देरी कर सकती है। उसके बाद विधेयक विधान परिषद से पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार विधान परिषद अधिकतम कितने महीने की देरी कर सकती है? 4 महीने की देरी कर सकती है। तो ये कंडीशन हो गई जब कोई विधेयक सबसे पहले कहाँ आए? विधानसभा में। तो विधान परिषद कितने महीने की देरी कर सकती है? अधिकतम 4 महीने की देरी कर सकती है। पहली बार में 3 महीने की और दूसरी बार में 1 महीने की। उसके बाद में विधेयक को विधान परिषद से पारित मान लिया जाता है। अब मान लो जो साधारण विधेयक है वह सबसे पहले कहाँ आया? विधान परिषद में आया, और विधान परिषद ने जब इस विधेयक को पारित कर दिया तो उसके बाद कहाँ जाएगा? विधानसभा के पास जाएगा। और यदि विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देती है तो फिर यह विधेयक कानून बनने के लिए राज्यपाल के पास चला जाएगा। लेकिन यदि इस विधेयक को विधानसभा पारित नहीं करती है तो यह विधेयक फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कानून निर्माण की प्रक्रिया। यदि विधान परिषद किसी विधेयक को पारित कर देती है और यदि विधानसभा उसको पारित नहीं करती है तो वह विधेयक समाप्त मान लिया जाता है। और हमने जब संसद की कार्य शक्तियां पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक है, जबकि संसद में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो यह हो गया हमारा पहला कार्य, कानूनों का निर्माण करना या फिर विधायी शक्तियां। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो, दोबारा तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये तो गया हमारा पहला कार्य। अब दूसरा कार्य है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। तो जो विधानमंडल का दूसरा सबसे प्रमुख कार्य होता है वो होता है वित्तीय शक्तियां। जो राज्य का वित्त होता है, राज्य का वित्त होता है उस पर राज्य के विधानमंडल का नियंत्रण होता है। जिस प्रकार जो पूरे देश का वित्त होता है, राष्ट्र का वित्त होता है, उस पर संसद का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार राज्य के वित्त पर विधानमंडल का नियंत्रण होता है। और विधानमंडल में भी वास्तविक नियंत्रण किसके पास होता है? विधानसभा के पास होता है। अब ये विधानसभा के पास किस प्रकार होता है वो देखते हैं। देखो, वित्तीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक तो होता है बजट और दूसरा होता है धन विधेयक। अब इन दोनों को समझते ही ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले धन विधेयक के बारे में समझते हैं। धन विधेयक, तो कोई भी धन विधेयक सबसे पहले केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जिस प्रकार संसद होती है उसमें जब धन विधेयक पेश किया जाता है तो वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। उसी प्रकार राज्यों के विधानमंडल में धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा के पास भेजा जाता है या विधानसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद कहाँ जाता है? फिर ये विधान परिषद के पास जाता है, विधान परिषद के पास जाता है। और यदि विधान परिषद भी इस धन विधेयक को पारित कर देती है तो फिर यह राज्यपाल के पास चला जाता है।
और यदि विधान परिषद इस धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो विधान परिषद अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकती है। 14 दिन की देरी कर सकती है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो ये तो गए हमारे वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे संसद में लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधानसभा का अध्यक्ष तय करता है। तो ये तो गया हमारा धन विधेयक। और दूसरा है बजट। तो बजट भी सबसे पहले विधान सभा में ही प्रस्तावित किया जाता है और बजट में सबसे महत्वपूर्ण होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। यदि राज्य सरकार को किसी कार्य के लिए या किसी योजना के लिए कोई धन खर्च करना है तो उसके लिए विधानसभा से अनुमति लेनी आवश्यक होती है और विधानसभा से अनुमति विनियोग विधेयक बना करके ली जाती है। तो विनियोग विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और जब विधानसभा इस विनियोग विधेयक को पारित कर देती है तो सरकार अपने कार्यों के लिए धन का उपयोग कर सकती है। और ये जो राज्य सरकार धन का उपयोग करती है या जो विनियोग विधेयक बनाती है, ये राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए बनाया जाता है। विनियोग विधेयक राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए बनाया जाता है। तो ये हो गई वित्तीय शक्तियां। अब जो तीसरी शक्ति है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्री परिषद और राज्यपाल। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण जो विधानमंडल के दोनों सदन होते हैं वे अनेक प्रकार से रखते हैं। जैसे प्रश्न पूछकर, दूसरा है काम रोको प्रस्ताव लाकर। इसके अलावा अनेक समितियां भी होती हैं जैसे लोक लेखा समिति, उसके बाद में लोक उपक्रम समिति। इसके अलावा एक होती है प्राकलन समिति। इन सभी के माध्यम से विधानमंडल के दोनों सदन कार्यपालिका पर यानी कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखते हैं। इनके अलावा विधानसभा के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। उसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब है कि यदि विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार सबसे अधिक कार्यपालिका पर नियंत्रण विधानसभा ही रखती है और किसके माध्यम से? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। जिस प्रकार केंद्र में या संसद में लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय मंत्री परिषद को हटा सकती है, उसी प्रकार विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राज्य के मंत्री परिषद को हटा सकती है। तो ये हो गई तीसरी शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। उसके अलावा जो चौथी शक्ति है वो है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। देखो, वैसे तो
संविधान में संशोधन करने का कार्य संसद का होता है, लेकिन इस संबंध में राज्यों के विधानमंडल को भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि संसद कोई ऐसा संविधान संशोधन करती है जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, संघीय व्यवस्था को, ऐसा संविधान संशोधन जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, यानी कि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रभावित करता है, तो उस संविधान संशोधन पर आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक होती है। ऐसा संविधान संशोधन जो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रभावित करता है, अर्थात संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो ऐसे संविधान संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की अनुमति की आवश्यकता होती है। जो संविधान संशोधन का प्रारंभ केवल संसद ही कर सकती है, राज्यों के विधानमंडल संविधान संशोधन का प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। वे केवल ऐसे संविधान संशोधनों पर अपनी अनुमति दे सकते हैं जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गई हमारी चौथी शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति। अब देखते हैं पांचवी शक्ति। पांचवी है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, तो निर्वाचन संबंधी शक्ति में आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार ये हो गई विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां, और इन कार्य शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं? विधानसभा के पास होती हैं। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी विधानमंडल के कार्य और शक्तियां।